राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ अब देश में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी सियासी हलचल तेज हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी बिसात बिछा दी है। अभी से उम्मीदवारों की दौड़ भी शुरू हो चुकी है और इस दौड़ में सबसे आगे है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो क्या बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाएगी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी को मध्य प्रदेश में सता रहा है हार का डर? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे अगले उपराष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति के लिए क्या है बीजेपी का प्लान? क्या इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में भी फंस सकता है पेच? उपराष्ट्रपति के लिए कौन है पीएम मोदी की पहली पसंद? इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो देखते रहिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। शिवराज सिंह चौहान बनेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। इसके पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो चलिए पहले एक नजर डाल लेते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी अहम जानकारियों पर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया 19 जुलाई तक जारी रहेगी। नामांकन पत्र की जांच 20 जुलाई को की जाएगी। 22 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उपराष्ट्रपति के लिए मतदान 6 अगस्त को होगा। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन दाखिल कर सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 6 अगस्त को दिन में 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी और नतीजे भी उसी दिन घोषित हो जाएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्षी दल दोनों खेमे उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी एक उम्मीदवार के नाम पर सहमत हो जाते हैं और आम सहमति बन जाती है तो मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो ऐसे में उपराष्ट्रपति ही इसकी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हिस्सा लेते हैं। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों की विधानसभा के विधायक वोटिंग करते हैं। मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्मीदवार की उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए और वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताओं को पूरा करता हो। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 रुपए भी जमा कराने होते हैं। ये जमानत राशि की तरह होते हैं। चुनाव हार जाने पर या 1/6 वोट नहीं मिलने पर यह राशि जमा हो जाती है। उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे होती है वोटिंग? उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार 788 सदस्य वोट डालेंगे। इनमें राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 543 सांसद हिस्सा लेंगे। राज्यसभा सदस्यों में 12 मनोनीत सांसद भी हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है। इसमें वोटिंग खास तरह से होती है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। वोटिंग के दौरान वोटर को एक ही वोट देना होता है, लेकिन उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। बैलेट पेपर पर वोटर को पहली पसंद 1, दूसरी के लिए 2 और इसी तरह से प्राथमिकता तय करनी होती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर ए, बी और सी उपराष्ट्रपति चुनाव में खड़े हैं तो वोटर को हर किसी के नाम के आगे अपनी पहली पसंद बतानी होगी। मसलन वोटर की पहली पसंद ए है तो उसके आगे 1 और दूसरी पसंद बी है तो उसके आगे 2 और अगर तीसरी पसंद सी है तो उसके आगे 3 लिखना होगा। वोटर को अपनी पहली पसंद बताना जरूरी है। सिर्फ पहली पसंद के आधार पर उसका वोट मान्य हो जाएगा। दूसरी या तीसरी पसंद बताना अनिवार्य नहीं है। अगर पहली पसंद नहीं बताई है और दूसरी या तीसरी बताई गई तो वोट खारिज हो जाएगा। वोटों की गिनती कैसे होती है? उपराष्ट्रपति चुनाव का एक कोटा तय होता है। जितने सदस्य वोट डालते हैं उसकी संख्या का 50% से अधिक जिसे वोट मिलता है वो चुनाव जीतता है। मान लीजिए कि चुनाव में 788 सदस्यों ने वोट डाले। 788 का 50% होता है 394। जरूरत इससे एक वोट की ज्यादा होती है, यानी 395 वोट हासिल करने वाला चुनाव में विजयी रहता है। वोटिंग खत्म होने के बाद पहले राउंड की गिनती होती है। इसमें सबसे पहले यह देखा जाता है कि सभी उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता वाले कितने वोट मिले हैं। अगर पहली गिनती में ही किसी उम्मीदवार को जरूरी कोटे के बराबर या उससे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती होती है। इस बार उस उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है जिसे सबसे कम वोट मिले होते हैं, लेकिन उसे पहली प्राथमिकता देने वाले वोटों में देखा जाता है कि दूसरी प्राथमिकता
किसे दी गई है, फिर उसकी प्राथमिकता वाले ये वोट दूसरे उम्मीदवार में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इन सारे वोटों के मिल जाने से अगर किसी उम्मीदवार के जरूरी कोटे या उससे ज्यादा वोट हो जाते हैं तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन दूसरे राउंड में भी अगर कोई विजेता नहीं बन पाता है तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कोई एक उम्मीदवार जरूरी कोटा हासिल ना कर ले या फिर सिर्फ एक उम्मीदवार मैदान में रह जाए। बीजेपी वाली एनडीए सरकार ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर एक सधा हुआ कदम उठाया है। अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजनीतिक पंडितों की माने तो बीजेपी इस पद के लिए कोई ऐसा नाम सामने ला सकती है जो विपक्ष की रणनीति को ध्वस्त कर दे। ये तय माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए को अपना उम्मीदवार जिताने के लिए किसी दूसरे दल की दरकार नहीं पड़ेगी। इसकी एक बड़ी वजह यही है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में सिर्फ मनोनीत सांसदों समेत लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही मतदान करते हैं। अभी हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हुआ है। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी के पास केवल 92 सदस्य बचे हैं। वहीं निचले सदन लोकसभा में बीजेपी और एनडीए के पास बहुमत है। हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटें हासिल हुई हैं। इसके बाद लोकसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 303 हो गई। अगर बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के कुल सांसदों की संख्या को जोड़ा जाए तो ये 395 होती है, जो जीत के लिए जरूरी वोटों की संख्या से ज्यादा है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है। इस बिसात में सबसे आगे जो नाम चल रहे हैं वो हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। इनके अलावा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी इस दौड़ में शामिल हैं। पंजाब लोक कांग्रेस के बीजेपी में विलय की अटकलों के बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में पेश कर सकती है। बीजेपी के राजनीतिक समीकरणों को समझने वाले बता रहे हैं कि कैप्टन के जरिए पार्टी पंजाब के राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। इसके मद्देनजर कैप्टन को उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर अपनी रणनीतिक बढ़त बनाना चाहती है। कैप्टन पंजाब की राजनीति में एक लोकप्रिय चेहरा हैं। हालिया विधानसभा चुनाव में कैप्टन ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि नतीजे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, लेकिन कांग्रेस को डैमेज करने में गठबंधन कामयाब रहा। अब कैप्टन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी सिख समुदाय में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी उपराष्ट्रपति की लिस्ट में है। खबरों की माने तो शिवराज को उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मध्य प्रदेश की कुर्सी पर ताजपोशी कर सकती है, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और इन चुनावों में बीजेपी सिंधिया की नाराजगी को दूर करके उन्हें कांग्रेस के कार्ड के रूप में पेश कर सकती है। मध्य प्रदेश में सिंधिया को सीएम बनाकर बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर सकती है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।